नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ई लर्निंग विथ वीरेंद्र कुमार में। आज पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, आज पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले ग्लोब के बारे में जानेंगे। देखिए ग्लोब क्या है। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल है जिसके द्वारा हम सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस पृथ्वी को कई बार दो बराबर भागों में बांटा गया है भूमध्य रेखा के द्वारा। इस रेखा के बारे में पढ़ेंगे और आज हम अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्लोब पे उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई रेखा को हम अक्षांश ये देशांतर रेखा कहते हैं। और इसके बाद पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें जो है अक्षांश रेखा की आवश्यकता क्यों हुई। कुछ तो कारण रहा होगा जिसके चलते जो है हम अक्षांश रेखा इस ग्लोब पे, इस पृथ्वी के इस मॉडल पे, प्रतिरूप पे इस रेखाओं को खींचने की क्या आवश्यकता थी। इस रेखा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस पृथ्वी पे 3 रेखाएं खींची गई हैं। यह जो पृथ्वी की जो बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है, इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर इसकी कुड़ी दूरी नाप करके अन्य रेखाएं खींची गई है। सबसे यहाँ पे ये जो है कर्क रेखा, और इसके नीचे जो है ये वाली रेखा जो है ये मकर रेखा है। यह हम पढ़ेंगे क्या आवश्यकता थी कि हमारे पृथ्वी पे जो है इस रेखाओं को खींचा गया, यानी अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा क्यों खींचा गया, यह हम जानेंगे। यदि अक्षांश रेखा यदि हम पढ़े रहेंगे तो हम जो है अपने देश के किसी राज्य को, किसी देश के बारे में इस रेखाओं के यदि ज्ञान रहेगा तो हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमें पता है कि 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा पे, हमारा 23.5 डिग्री की कर्क रेखा पे उत्तर हमारे देश में गुजरात जो है उसी कर्क रेखा पे पड़ता है। तो हम आसानी से पता कर लेंगे, पता करेंगे। देखिए इस नक्शे के द्वारा, जैसे नक्शे में यदि हमें गुजरात खोजना है या किसी राज्य के बारे में पता करना है, यदि हमें अच्छा पता है कि गुजरात जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो गुजरात के बीचों बीच से जाती है, तो हम आसानी से गुजरात को खोज लेंगे। जैसे देखेंगे 23.5 डिग्री कहाँ है, यहाँ है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। और इस रेखा को देखते हुए ऐसे ऐसे आएंगे और यहाँ पे हमें गुजरात मिल जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत जल्दी, बिना समय व्यतीत किए हुए हम गुजरात के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यदि हमें रेखाओं का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम ऐसे खोजना पड़ेगा कि इस भारत देश में गुजरात कहाँ है, ऐसे पता करने में काफ़ी समय लगेगा और हम आराम से खोज भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं हम अक्षांश रेखा। यह देखिए पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा, जैसे मान लीजिए यह एक कद्दू है, यह एक कद्दू है, चाहे कोहड़ा है। यदि इसे हमें 2 बराबर भागों में बांटना है, तो हम इधर से काटेंगे या इधर काटेंगे, इधर से तो काटेंगे नहीं। चलिए हम यदि इसको इस बराबर बीचों बीच यदि चीरा लगाते हैं, इस कद्दू को, इस कोहड़े को ऐसे काटते हैं, बीचों बीच से काटते हैं इस तरीके से, तो क्या आकृति बनेगी। हम देखेंगे कि यदि इसे बीचों बीच काटने से आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति बनती है। दो बराबर भागों में जब इसे हमने बांट दिया, काट दिया, तो जो आकृति जो प्राप्त होती है वो आकृति ऐसे प्राप्त होती है। तो इस आकृति को, यही जो रेखा है, यही यहाँ से हम बीचों बीच बांट दिए, ऐसी आकृति, 2 आकृति प्राप्त हो गई। तो यह हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है,
और नीचे हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध। यानी दो बराबर भागों में इसको हम बांट दिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार ग्लोब में भी ये भूमध्य रेखा, इसको बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटी है। ये ऊपर का होता है उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए इसके बाद जो है एक समांतर दूरी पे कई रेखाएं, इस पे अक्षांश रेखाएं खींची गई है। ये एक ऐसी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उत्तरी गोलार्ध में ऐसे करके, और ये जो होता है ये 0 डिग्री है। इसके बाद से फिर इधर ऐसी रेखाएं खींची गई हैं पूरा इस ग्लोब पे, और यहाँ भी शून्य रेखाएं होती हैं, यहाँ पे भी शून्य रेखाएं हैं। इस प्रकार जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। कुल मिलाकर के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की रेखाओं को मिलाकर के कुल रेखाएं बनती है हमारी 180। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 है। यानी ग्लोब पे कुल मिलाकर के 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, और एक भूमध्य रेखा को यदि ले लेते हैं तो ये 181 होती है। लेकिन हमें पता करना है, केवल हमें जानना है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 है। बड़े बड़े क्वेश्चन में पता चलता है इनकी संख्या 181 है। अब देखते हैं, बड़ा बनाते हैं हम ग्लोब को। ये ग्लोब है यहाँ से इस तरीके, ये गोल नहीं बन रहा है, इसे करके थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको ऐसे। हाँ, अब बना है इतना बड़ा। हाँ ठीक, इस प्रकार। हाँ देखिए ग्लोब है, और इसको जो है इस पृथ्वी को एक बांटने के लिए एक पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई, और इस रेखा का काल्पनिक रेखा खींची गई, और इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इस रेखा का नाम हो गया भूमध्य रेखा, क्योंकि ये रेखा जो है भूमि के बीचों बीच यानी मध्य भाग से खींची गई है, इसीलिए इसका नाम रखा दिया गया भूमध्य रेखा। यह क्यों खींचा गया? क्योंकि जब सूर्य जो है, यह रेखा 0 डिग्री है। कितना डिग्री? 0 डिग्री। यह रेखा सूर्य की किरणों के हिसाब से खींचा गया। देखा गया कि जब सूर्य की किरणें एक बार यानी कि 23 सितंबर को 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इस रेखा पे सीधी चमकती है। जब सीधी चमकती है तो इस काल्पनिक रेखा मान लिया जाता है, और इसका नाम रख दिया गया भूमध्य रेखा। फिर देखा गया 23 सितंबर के बाद जब सूर्य का दक्षिणायन हुआ, 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणायन हुआ, तब सूर्य दक्षिणायन हुआ यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें एक बार फिर सीधी चमकती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें एक बार फिर सीधी चमकती है। तो इस रेखा की कुड़ी दूरी जब नापी गई तो 23.5 डिग्री का था। इसका कोड़ी दूरी नापा गया, कितना था? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री था। 23.5 डिग्री
कोरी दूरी नापा गया 23.5 डिग्री, यानी 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को फिर यहाँ सूर्य की किरणें चमकी 22 दिसंबर को, और यह जब इसकी कोरी दूरी जब नापा गया तो आया 23.5 डिग्री। फिर दिसंबर के बाद सूर्य का जब उत्तरायण हुआ, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर 21 मार्च को फिर सूर्य की किरणें सीधी चमकी, यानी भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को फिर सूर्य की किरणें चमकी और फिर सूर्य का उत्तरायण होता है। सूर्य का जब उत्तरायण हुआ 21 मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को फिर सूर्य की किरणें एक सीधी रेखा पे चमकी, और जब इसकी कोरी दूरी नापा गया तो ये भी था 23.5 डिग्री। तो इसका नाम रख दिया गया कर्क रेखा। और यहाँ पे जो 22 दिसंबर का जब सूर्य की किरणें चमकी 23.5 डिग्री पे, तो इस रेखा का नाम रख दिया गया मकर रेखा। इसके बाद सूर्य की किरणें कभी सीधी चमकी ही नहीं। जब सूर्य की किरणें सीधी कभी चमकी ही नहीं, सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं। इसके बाद तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यह कोरी दूरी जब नापा गया ये था 66.5 डिग्री। ये था 66.5 डिग्री, 67.5 डिग्री था। और ये है आर्कटिक, और ये है अंटार्कटिका। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त। हाँ, इसमें भ्रम क्या होता है? हाँ, अच्छा, कौन सा सागर, महासागर और महाद्वीप है? हाँ, ठीक, आर्कटिक महाद्वीप है और अंटार्कटिका, आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसको भूलिएगा नहीं। हाँ, चलिए हम इस रेखा को याद करवा देते हैं एक गाना के माध्यम से। हाँ, भूलेंगे नहीं। देखिए, जैसे ऊपर क्या है, कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा और फिर है मकर रेखा। तो इस गाना के रूप में याद करते हैं कि कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है पृथ्वी का। जब पृथ्वी का ख्याल आता है कब? कभी कभी मेरे मन में। तो कब पहले आता है? तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मेरे मन में म यानी मकर रेखा। ठीक, तो फिर से देख लीजिए, सूर्य की किरणें जब 23 सितंबर को जब सीधी चमकती हैं, तो वहां पे एक काल्पनिक रेखा खींचा गया 0 डिग्री और उसका नाम रख दिया गया भूमध्य रेखा। इसके बाद फिर सूर्य का दक्षिणायन हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को फिर जब कोरी दूरी नापी गई तो यह हुआ 23.5 डिग्री और इस रेखा का नाम रख दिया गया मकर रेखा। और इसके बाद सूर्य किरणें कभी सीधी चमकी ही नहीं, सूर्य किरणें हमेशा इधर तिरछी पड़ती हैं। उसी प्रकार से दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधी चमकती हैं और यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में दिन लंबा होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में दिन लंबा होता है और 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव पे दिन छोटा होता है। फिर
मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण हुआ। मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण हुआ मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 21 जून को फिर एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकी और जब इसकी कोणीय दूरी नापी गई तो यह था 23.5 डिग्री। तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव पे दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे जो है क्या होता है, कर्क रेखा पे 21 जून को दिन लंबा होता है। इसके बाद कभी सूर्य की किरणें सीधी चमकी ही नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में जान गए होंगे, इनकी संख्या भी हम जान गए। और अब थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये स्पेस खाली करेंगे। यहाँ पे 21 जून है, जून का समय और यह 21 मार्च का समय। यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। इक्कीस मार्च टिपिकल पॉइंट बनाते हैं, नोट कर लीजिए। 21 मार्च एवं 21 मार्च एवं 23 सितंबर मार्च एवं 23 सितंबर को रात और दिन रात और दिन रात और दिन 12 घंटे 12 घंटे का दिन, रात और दिन 12 घंटे बराबर होता है, बराबर होता है। और 21 जून को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन
22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी अवधि का होता है। देखेंगे 21 मार्च एवं 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं, यानी कि रात और दिन 12-12 घंटे के होते हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी अवधि का होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी अवधि का होता है। और 22 दिसंबर को जो है लंबी अवधि का होता है। इसके बारे में आप जान गए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए। आगे हम जो है अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद और चीज़, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, ले सकते हैं। और इसके बाद ज़्यादा जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार। आगे हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे।